गाइस आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का अंतिम रूल पढ़ने जा रहे हैं, मतलब 12वां रूल का अध्ययन करेंगे। 12वें रूल में हम लोग देखेंगे किस टाइप्स के इंटीग्रल्स आपके पास गिवन होगा और उसको इंटीग्रेट करने के लिए कि कौन कौन सा स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, तो 12वां रूल मतलब टाइप 12 का स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए टाइप 12 में है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, और टाइप 12 में जो है मोस्ट प्रोबेबली 3 प्रकार के इंटीग्रल्स आपके पास गिवन रहते हैं। 3 डिफरेंट फॉर्म्स में इंटीग्रल्स आपके पास रहेगा, है ना। पहला जो फॉर्म होगा वो होता है इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx। ओके, दूसरा फॉर्म होगा इंटीग्रल ऑफ a cos x प्लस b अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx। और तीसरा फॉर्म होगा आपका a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx। ठीक है, ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं टाइप 12 में, है ना। और इनको हम लोग कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इसके जो रूल्स हैं, इसके जो सर्टेन स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके इंटीग्रेट करने वाले हैं, वो है आपका पहला रूल है। देखिए पहला स्टेप है कि इसमें आपको क्या करना है कि जो भी न्यूमरेटर में है, ठीक ना, जो भी आपका न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को मानना है, लेट कर लेना है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, है ना। a क्या है, कांस्टेंट है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। यहां पर a, b और c यहां पर 3 कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, क्या करना है, टाइप 12 वाले इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें पहला स्टेप है न्यूमरेटर को मानना है a इंटू डिनोमिनेटर, जहां पर a कांस्टेंट है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जहां b कांस्टेंट है, प्लस c एक अलग कांस्टेंट है ना। तो यहां पर 3 कांस्टेंट है a, b एंड c। a के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड है, प्लस b के साथ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है, और तीसरा टर्म जो है c सिंगल कांस्टेंट है। क्लियर है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ऐसा लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरे स्टेप में a, b और c, ये जो 3 कांस्टेंट है a, b और c, इसका मान हम लोग निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए हम करते क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ sin x, cos x एंड कांस्टेंट्स दोनों तरफ, है ना। ऐसा लिखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद जो है sin x का, cos x का और कांस्टेंट को, है ना, sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को दोनों तरफ इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट को इक्वेट कर लेंगे दोनों साइड। तो आपको तीनों कांस्टेंट्स a, b और c का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हुआ, तो फर्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को इस प्रकार से लिखना है। दूसरे स्टेप में जो न्यूमरेटर में आपका a, b, c 3 कांस्टेंट इन्वॉल्व है, उनको sin x, cos x के कोफिशिएंट को इक्वेट करके और कांस्टेंट्स को इक्वेट करके उनका मान निकाल लेना है। क्लियर, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में जिस प्रकार से स्टेप 1 में न्यूमरेटर लिखा हुआ है, इसी तरह से न्यूमरेटर को आप लिख लेना है। राइट द न्यूमरेटर एज स्टेप 1 इन द गिवन इंटीग्रल एंड प्रोसीड, इट विल बी इन इंटीग्रेबल फॉर्म आफ्टर सम स्टेप्स। क्लियर हुआ। तीसरा क्या कहता है कि जिस प्रकार से स्टेप 1 में न्यूमरेटर को लिखा गया है, उसी प्रकार से न्यूमरेटर को गिवन इंटीग्रल में लिख देना है, जैसा स्टेप 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको प्रोसीड कर जाना है। जैसे ही आप 2, 3, 4 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे,
तो उसका फॉर्म जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, समझे। और इंटीग्रेबल फॉर्म में जैसे ही आ जाएगा हम लोग चौथा स्टेप फॉलो करेंगे। वहां पर आपको जरूरत पड़ेगा कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की या कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स के जो फार्मूले आपको पहले डिस्कस किए हुए हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई स्टैंडर्ड्स और स्पेशल इंटीग्रल्स टू इंटीग्रेट। क्लियर। चौथे स्टेप में क्या करेंगे कि स्पेशल इंटीग्रल्स या फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के जो फार्मूले जो आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है उनको अप्लाई करके उसे आसानी से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो कुल मिलाकर बात हो गई टाइप 12 की, है ना। अब बात आती है यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप 11 और टाइप 12 में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे क्या। टाइप 12 और टाइप 11 में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका क्वेश्चन ये रहता है कि सर जब भी टाइप 11 12 पर बेस्ड क्वेश्चन होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि इसमें 11th वाला कंसेप्ट अप्लाई करें या 12th वाला कंसेप्ट अप्लाई करें। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 11th टाइप 11th और टाइप 12th में एक मेजर डिफरेंस है ना। आप जो है अपना पिछला लेक्चर का वीडियो आप ओपन करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या मेजर डिफरेंस है। मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए टाइप 11th में फॉर्म तो इसी प्रकार का होता है, समझे। इंटीग्रल्स के फॉर्म्स ऑलमोस्ट इसी प्रकार का होता है। अंतर कहां है कि टाइप 11th में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहां पर आपको कांस्टेंट्स दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स। टाइप 12 में, टाइप 11th में ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स हैं ये नहीं होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। उसके किसी भी इंटीग्रल्स के फॉर्म्स को आप देखेंगे कि उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स हैं टाइप 12 में, टाइप 11th में वो एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, आपको पहचान करना इसकी वजह से आ जाता है, समझ गए ना। मतलब आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, जो है sin x cos x के साथ ही कोफिशिएंट में कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो टाइप 11th में चला जाएगा। और अगर sin x cos x के साथ जो कांस्टेंट्स है कोफिशिएंट में, उसके अलावा भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स है तो वो चला आएगा टाइप 12th में। ये मेजर डिफरेंस है। ये जो है इसकी वजह से आप पहचान पाते हैं कि जो गिवन इंटीग्रल है वो टाइप 11th वाले कैटेगरी में जाएगा या टाइप 12th वाले कैटेगरी में जाएगा, समझ गए। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी 11th और 12th टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इंटीग्रल्स रहेगा, तो आपको देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट अलग से तो नहीं ऐड किया हुआ है। अगर अलग से कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऐड किया हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ऐसे केस में आप 12th का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और अगर कोई कांस्टेंट नहीं है एक्स्ट्रा कांस्टेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आप 11th वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे, समझ गए ना। 11th वाले कॉन्सेप्ट से आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया बच्चा। तो आप समझ गए कि टाइप 12 में किस प्रकार के गिवन इंटीग्रल्स होते हैं और उसको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाते हैं। आपने ये भी समझा कि टाइप 11th में और टाइप 12th में जो मेजर डिफरेंस है आइडेंटिफिकेशन का, पहचान करने का, वो भी आपने सीख लिया, है ना। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि जनरली टाइप 11th और टाइप 12th में जो क्वेश्चन है 2-3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे टाइप 11th टाइप 12th बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन एक ही शॉट में नहीं बन पाता है ना। उसके इंटीग्रल्स जो है कुछ देर बढ़ने के बाद आगे 2-3 इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना। अब उनका जो रूल्स है वो हम जो पीछे पढ़े हुए हैं उन्हीं की मदद से उनको फिर आगे हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि जो टाइप 11th और टाइप 12th वाले कैटेगरी है इंटीग्रल्स का, इसमें क्वेश्चन जो है
एक सिंगल शॉट में आप नहीं बना सकते, है ना। आप जैसे ही कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं आगे चल के वो इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आता है, और जैसे ही आपको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आता है तो वहां पर 2, 3, 4 इंटीग्रल्स के फॉर्म्स में वो डिवाइड हो जाता है। अब वहां पर आपको जो पीछे पढ़ाए गए जितने भी रूल्स हैं उनका एप्लीकेशन करके, क्योंकि वो जो फॉर्म्स आता है वो सब पीछे पढ़ाए हुए फॉर्म्स पे ही होता है, तो उनका एप्लीकेशन करके उनको 1 बाय 1 करके सबको अलग अलग करके आप जो है इंटीग्रेट कर लीजिए और बाकी सबको एक जगह मर्ज कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप साथ के साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे पास जो कॉपी होती है, जो नोटबुक होता है, उसकी साइज इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम सब तीनों चारों फॉर्म्स को एक साथ लेकर चल पाए। तो वहां हम करते क्या है कि जितने भी इंटीग्रल्स के फॉर्म्स वहां पर डिवाइड हो जाते हैं 2, 3, 4 फॉर्म्स में, उन सबको अलग अलग हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं और बाकी फिर से एक बार हम उसको मर्ज करके फाइनल आंसर तैयार कर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ये ऑल अबाउट था टाइप 12th के रूल रेगुलेशंस के बारे में और टाइप 11th के रूल रेगुलेशंस के बारे में, दोनों की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में। ठीक है बच्चों, अब टाइप 12th का हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, इससे जाकर क्लियर होगा कि इसका एप्लीकेशन हम लोग इस फॉर्म्स में, इनके 3 डिफरेंट फॉर्म्स में जब क्वेश्चन रहता है तो किस प्रकार से हम उसे बनाते हैं, है ना। और जो बात मैंने अभी कही कि कुछ स्टेप्स के बाद जो है 2-3 फॉर्म में इंटीग्रल्स हो जाता है, तो वो चीज भी आपको अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले टाइप 12th के जो रूल रेगुलेशन है इसको आप लिख लीजिए, और ये आपका जो टाइप 12th है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का लास्ट रूल है ना। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो इसको पहले टाइप 12th के रूल रेगुलेशन को लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। ओके, चलिए इसको लिखिए। तो बच्चों चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, टाइप 12th पर बेस्ड प्रॉब्लम्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाइप 12th पर जो इंटीग्रल बेस्ड है उस पर। और इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 3 cos x प्लस 2 बाई sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, है ना। देखिए ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है टाइप 12th में, जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स हमने अभी स्टडी किया उसी में से एक फॉर्म है ना। रूल्स हमारे पास वही है, 4 रूल्स है, उसको 1 बाय 1 हम करके फॉलो करेंगे। यहाँ पर सबसे जो मेजर रूल और फर्स्ट रूल है वो है कि न्यूमरेटर को लिखना है आपको इस फॉर्म में, न्यूमरेटर को लिखना है आपको a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस c, इस फॉर्म में न्यूमरेटर को लिखना है। और ये सबसे मेजर स्टेप है, पहला स्टेप। इसी को कर लेने से क्वेश्चन समझिए कि 50% यही सॉल्व हो जाता है, मतलब आगे कैलकुलेशन रह जाता है लेकिन जो मेन काम है यहीं पर खत्म हो जाता है, समझे ना। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर। देखिए लेट कर लीजिए न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या होगा बच्चा, न्यूमरेटर का मतलब यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 और इतना इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कितना है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव कर लीजिए, डिनोमिनेटर कितना है, देखिए ये है आपका sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये डिनोमिनेटर हो गया और प्लस c, एक और कांस्टेंट डाल देना है। इस फॉर्म में लिख लिया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, इस फॉर्म में लिख लिया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए अब यहाँ पर a से अंदर सभी टर्म में गुना कर दीजिए, यहाँ पर b से सभी टर्म में गुना करेंगे। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
तो देखिए कितना हो जाएगा a इंटू, और ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहां पर हो जाएगा -2 साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 और प्लस b। अब a को अंदर और b को भी अंदर गुणा कर दीजिए, यहां पर c होगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन एक्स प्लस 2a प्लस 2a कॉस एक्स प्लस 3a प्लस b कॉस एक्स माइनस 2b साइन एक्स 2b साइन एक्स और प्लस c, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन एक्स वाले एक जगह, कॉस एक्स वाले एक जगह और कांस्टेंट वाले को एक जगह अरेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स वाला दो टर्म है, a साइन एक्स और माइनस 2b साइन एक्स, तो यहां से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 2b इंटू साइन एक्स, ऐसा लिख देंगे। और cos x वाले में देखिए दो टर्म है यहां भी, 2a cos x और b cos x, इसमें से हम cos x को कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा 2a प्लस b इंटू cos x और प्लस कांस्टेंट को एक जगह कीजिए, दो कांस्टेंट भी है 3a प्लस c, इसको भी एक जगह कर दीजिए 3a प्लस c, ये आपका हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ यहां पर देखिए ये आपका LHS साइड है और ये जो है आपका RHS साइड है। दोनों साइड साइन एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, कॉस एक्स के कोफिशिएंट के इक्वेट कीजिए और कांस्टेंट को इक्वेट कर लीजिए। ऐसा करने से A B C जो तीन कांस्टेंट्स है उनका वैल्यू मिल जाएगा, है ना। ये आपका अभी फर्स्ट स्टेप का काम हुआ है। दूसरे स्टेप में A B C जो थ्री कांस्टेंट्स हैं उनको निकालना होता है और उसके लिए हम लोग LHS RHS दोनों साइड साइन एक्स कॉस एक्स और कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं और कांस्टेंट को इक्वेट करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ इक्वेटिंग, यहां लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ sin x cos x and constants from both sides क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए यहां पर sin x का जो कोफिशिएंट है a माइनस 2b है और इधर LHS साइड sin x वाला टर्म ही नहीं है तो sin x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से आपको इक्वेशन मिलेगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, है ना। और इसी को आप यहां से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2b, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब cos x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो इधर है 2a प्लस b और इधर है cos x का कोफिशिएंट 3, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। और कांस्टेंट का देखिए तो इस तरफ है कांस्टेंट 3a प्लस c और इधर है 2, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन 3a प्लस c इज इक्वल टू 2, ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया, है ना। अब देखिए इनको सेकेंड थर्ड और फोर्थ को आप सॉल्व करेंगे तो आपको a b c का वैल्यू मिल जाएगा। क्या करेंगे, यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से a का वैल्यू 2b उठाकर यहां पर डाल देंगे सेकंड में, तो यहां से आपको b का वैल्यू मिलेगा और b का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, 3/5 आ जाएगा। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से a का मान 2b उठाकर यहां पर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 2b और इंटू 2 4b प्लस b 5b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। तो b का वैल्यू मिल गया
देयरफॉर यहां पर देखिए b का वैल्यू मिल गया, तो यहां पर उठा के इक्वेशन 1 में b का मान रख दीजिए। तो b का मान 3/5 यहां रख देंगे, तो ये a का मान जो हो जाएगा वो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6/5। तो a और b का वैल्यू मिल गया। अब a का वैल्यू उठा के फोर्थ नंबर में रख दीजिए, a का वैल्यू 6/5 उठाकर यहां पर इक्वेशन नंबर फोर्थ में रख देंगे, तो आपको c का मान भी मिल जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा बच्चा, c का मान हो जाएगा -8/5। कैसे होगा देखिए, c इज इक्वल टू 2 माइनस, ये इसको इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस 3a हो जाएगा, तो 2 माइनस और a का वैल्यू कितना है 6/5, तो 3a/5 3a करेंगे तो 18/5 हो जाएगा। तो 2 माइनस 18/5 को कैलकुलेट करेंगे तो -8/5 हो जाएगा। तो a b c तीनों का मान मिल गया आपको। ये आपका सेकेंड स्टेप था। तीसरा स्टेप में क्या कहता है कि जो पहले स्टेप में हमने लिखा है इसी प्रकार से न्यूमरेटर को गिवन इंटीग्रल में लिखना है। समझिए, एक एक स्टेप को फॉलो करना है। क्या करना है तीसरे स्टेप में कि न्यूमरेटर को फर्स्ट स्टेप की तरह गिवन इंटीग्रल में लिखना है। तो लिखिए, तो देयरफॉर देखिए यहां पर देयरफॉर इंटीग्रल i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, आपको लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर। तो a का वैल्यू है आपका 6/5 और डिनोमिनेटर है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 और प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और b का वैल्यू कितना है 3/5 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना था cos x माइनस 2 sin x। तो ये हो गया cos x माइनस 2 sin x, डेरिवेटिव हो गया डिनोमिनेटर का, और प्लस तीसरा कांस्टेंट c, तो ये हो गया c और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो है ही, तो ये हो गया sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। क्लियर है बच्चा, ये हो गया आपका। ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या था कि जो न्यूमरेटर है उसको स्टेप 1 की तरह ही गिवन इंटीग्रल में लिख देना है। तो ये हमने न्यूमरेटर को स्टेप 1 की तरह गिवन इंटीग्रल में लिख दिया। अब यहां से इस डिनोमिनेटर को तीनों टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। यहां चूंकि c का वैल्यू लिख देंगे, c का वैल्यू कितना है -8/5, c न लिखकर इसका मान रख देंगे -8/5। ठीक है, तो यहां से ये जो डिनोमिनेटर है तीनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा यहां पर, और यहां इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर टर्म के साथ। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चा, 6/5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और यहां sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा dx। क्लियर, प्लस यहां दूसरे टर्म में है 3/5 कांस्टेंट, 3/5 को बाहर निकाल दिया, और ऊपर में हो जाएगा न्यूमरेटर में cos x माइनस 2 sin x, cos x माइनस 2 sin x, और नीचे हो जाएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx हो जाएगा। और अगला जो है तीसरा माइनस हो जाएगा 8/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और न्यूमरेटर में अब 1 बच गया, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बच्चा, सेम चीज। तो ये हो जाएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। क्लियर, तो ये हो गया आपका। अब यहां पर आप देखिए, मैंने कहा था कि आप जैसे ही स्टेप 3 में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर 2-3 इंटीग्रल्स में ये डिवाइड हो जाता है। तो देखिए यहां पर आपका 3 इंटीग्रल्स में डिवाइड हो गया। ये जो आपका गिवन इंटीग्रल था ये अब आपका 3 इंटीग्रल में डिवाइड हो गया। तो ऐसा करते हैं कि ये पहले वाले को I1 मान लेते हैं, इसको हम दूसरा इंटीग्रल है इसको I2 मान लेते हैं, और इसको हम I3 मान लेते हैं तीसरे इंटीग्रल को। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा क्या, I इज इक्वल टू
I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। इस प्रकार से हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। तो अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि जैसे ही स्टेप 3 को आप आगे लेकर बढ़ेंगे तो जनरली 2 से 3 या इससे भी ज्यादा 4 5 मतलब कि इंटीग्रल्स के फॉर्म में ये डिवाइड हो जाता है। तो मैंने कहा था कि आपको यहां पर 1 बाई 1 करके एक एक इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट कर लेना है और बाद में लाकर इसको फिर से यहां पर पुट कर दीजिएगा, मतलब मर्ज कर दीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर I1 I2 I3 तीनों का मान बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है। और फिर लाकर इस जो पांचवें फॉर्म है, पांचवा इक्वेशन, इसमें लाकर डाल देंगे, है ना। और सारे कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी मर्ज कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर I1 क्या है, नाउ 1 बाई 1 करके इसको कर लेते हैं। नाउ I1 जो है आपका वो है 6 बाई 5 इंटीग्रल ऑफ dx, और आपको मालूम है dx का इंटीग्रल x होता है, तो इसका मान हो जाएगा 6 बाई 5 और dx का x हो गया, सॉरी dx का इंटीग्रल x होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6x बाई 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ये आपको I1 का वैल्यू मिल गया। ठीक है ना। I1 का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग I2 के लिए देखते हैं। एंड यहां पर I2 क्या है, I2 का है 3 बाई 5 इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस 2 साइन x अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, यही है। अब I2 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए हमने स्पेसिफिक रूल पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास इंटीग्रांड में फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो, तो वैसे में हम लोग फंक्शन को t मानते हैं और फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो डिनोमिनेटर फंक्शन है और न्यूमरेटर में जो टर्म है यहां पर वो आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो यहां लेट कर लीजिए कि sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू t मान लिया, और इसको दोनों तरफ अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो ये देखिए sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 sin x और 3 का डेरिवेटिव 0 और इधर हो जाएगा dt बाई dx। तो यहां से एक वैल्यू मिल जाएगा आपको cos x माइनस 2 sin x dx इज इक्वल टू dt, ये मिल गया, है ना। अब इसका मान cos x माइनस 2 sin x dx का मान और sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 का मान उठाकर इस गिवन इंटीग्रल में I2 में रख देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 बाई 5 और cos x माइनस 2 sin x dx का वैल्यू dt हो गया और नीचे sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 का वैल्यू t हो गया। तो देखिए तो ये हो गया 3 बाई 5 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt, और 1 बाई टी किसका फॉर्म है, 1 बाई x का फॉर्म है, और 1 बाई x का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 बाई टी का इंटीग्रल हो जाएगा कितना, log t हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, यहां पर c1 लगाया, यहां c2 लगाया। तो फाइनली यहां से I2 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, अब I2 का वैल्यू हो गया, t का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे जो यहां पर हमने माना था, तो ये हो जाएगा 3 बाई 5 इंटू लॉग, और t का मान है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ठीक है। तो ये आपका I2 का मान निकल गया, समझ गए। तो I1 निकल गया, I2 निकल गया, अब आपको निकलना है I3। क्लियर है बच्चा। तो पहले आप इस तरफ वाले पोर्शन को लिख लीजिए, ठीक है ना,
फिर हम लोग I3 को निकाल लेंगे और I3 निकालने के बाद यहां पर इक्वेशन नंबर 5 में I1 I2 I3 तीनों का मान डाल के और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। पहले इधर वाला जो है आपका फर्स्ट राइट वाला आप पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको लेकर I3 को लेकर आगे बढ़ते हैं। लिखिए। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से I3 का मान निकालते हैं। तो देखिए I3 इज इक्वल टू है -8/5 इंटीग्रल ऑफ 1/sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। और ये इसको आप देखेंगे ध्यान से, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म ऑफ टाइप 11th में चला गया। किस में चला गया? टाइप 11th, या उससे पहले हमने टाइप 10th नहीं, टाइप 11th ही था। तो ये आप सॉरी टाइप 10th में चला गया, ये है ना, टाइप 11th में नहीं, अब ये टाइप 10th में चला गया। टाइप 10th में हमने पढ़ा था कि जब इस फॉर्म में इंटीग्रल्स हो तो sin x cos x के जगह आप सब मल्टीपल एंगल से इसका वैल्यू tan के फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहला काम करेंगे कि यहां पर sin x और cos x का मान सब मल्टीपल एंगल से tan x के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8/5 और ये हो जाएगा 1 और sin x का वैल्यू सब मल्टीपल एंगल में होता है 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये sin x का मान हो गया। और cos x का मान कितना हो जाएगा? ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये हो गया, और प्लस 3 dx, है ना। 10th टाइप में है, टाइप 10 में इस रूल को हमने पढ़ा हुआ है। तो इस गिवन इंटीग्रल को जो टाइप 3 है ये अब आपका टाइप 10 की तरह आगे प्रोसीड होगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, नीचे देखिए, नीचे में जो है आपका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा। और देखिए पहला और दूसरा टर्म है, दोनों में सेम है, तो ये आपका हो जाएगा अब 2 tan x/2 प्लस 2 में गुना हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2, है ना। और यहां पर बटा 1 है, तो ये डायरेक्टली जो है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा 3 में तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2, है ना, इतना dx हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये पलटी मार के ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे -8/5 और ये ऊपर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और नीचे देखिए 3 tan स्क्वायर x/2 में से 2 tan स्क्वायर x/2 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। क्लियर, तो इसका काम खत्म। अब है 2 प्लस है 2 tan x/2, ठीक है बच्चा, और फिर क्या बच गया यहां पर +2 और +3 मिलकर हो गया 5, इतना dx हो गया, है ना। तो अब ये जो है आपका यहां पर हम लोग जो टाइप 10 में रूल पढ़ा है कि जो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है उसको sec स्क्वायर x/2 लिख देना है, समझे। तो ये हो जाएगा -8/5 और ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हम लिख देंगे sec स्क्वायर x/2 और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 5 dx, है ना। इसके बाद कहता है कि तब आपको tan x/2 के लिए t मान लेना है, तो लेट कर लीजिए यहां पर, लेट tan x/2 इज इक्वल टू t मान लीजिए और इसको जो है आप डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाता है आपका, यहां से आपको मिलता है sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt, है ना, ये मिलता है आपको। क्लियर है बच्चा? अब यहां से sec स्क्वायर x बाई 2 dx का मान और tan x बाई 2 का मान उठाकर इस लास्ट स्टेप में डाल देंगे। लास्ट स्टेप में तो आगे ये आपका जो है थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा और भी आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसको इधर साइड में कर लेते हैं और यहां पर दिखा सकते हैं। तो देखिए अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डालने के बाद ये हो जाएगा -8/5 इंटीग्रल ऑफ, और sec स्क्वायर x बाई 2 dx का वैल्यू हो गया 2 dt, और नीचे हो जाएगा tan x बाई 2 का वैल्यू t है तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये हो जाएगा। यहां से 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -16/5 और इंटीग्रल ऑफ dt बाई t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये आप जो है 10th से और पीछे चले जाइए तो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला इंटीग्रेशन का एक टाइप बताया था मैंने, उस फॉर्म में चला गया। तो जब यहां पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है, और फिर आपको स्पेशल इंटीग्रल्स के फार्मूले या फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फार्मूले को अप्लाई करके इंटीग्रेट करना होता है। देख रहे हैं कई फॉर्म्स हुआ, यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड होगा, उसके बाद फिर आपका जो है 12th से ये 10th में गया, 10th के बाद फिर एक दूसरे फॉर्म में चला आया, तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता है। जनरली बोर्ड में इस पर क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाने में काफी समय लगता है। एक ही क्वेश्चन बनाने में आपको 20-25 मिनट का टाइम 20 मिनट लग जाता है, समझे ना। तो जनरली नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो है, सिलेबस है, और अगर कहीं संजोग से आ गया तो क्या करेंगे, जानकारी नहीं रहेगी तो, है ना। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बनता है, लेकिन सब कुछ आप पहले से जानते हैं तो उसका एप्लीकेशन करने में परेशानी नहीं होती है, समझे ना। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत आसानी से बनता है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, है ना, और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहां तक जल्दी से आप लिख लीजिए, यहां तक आप पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको रब कर देंगे, मिटा देंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। लिखिए तो जरा, लिखिए। तो ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अभी अब हम लोगों को यहां तक कोई आवश्यकता नहीं है तो इधर यहां तक मिटा लेते हैं, ठीक है ना, यहां तक मिटा लेते हैं, क्योंकि अब हमें I1, I2, I3 का मान मिल जाएगा और उसको उठाकर यहां पर इक्वेशन नंबर 5 में डाल देना है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। और I1, I2 ऑलरेडी मिल चुका है, हमको चाहिए I3, है ना। तो I3 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, अब इसी को ऐसा लिख सकते हैं -16/5 और dt। देखिए यहां पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में है, तो इसको अलग से एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर कर सकते हैं। देखिए कैसे, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस 2t को 2 इंटू टी इंटू 1 लिख सकते हैं 2t, और यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह क्या है 1, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 5 में से 1 का स्क्वायर घटा दीजिए, है ना। सिंपल यहीं पर हो गया। अब देखिए एक स्टेप और लिख देते हैं इसको, तो -16/5 हो गया, और ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ऊपर में है dt और नीचे अपॉन में हो जाएगा t प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे और 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है,
क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 बाई ए, और ये होता है tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है। अब देखिए जरा क्या करेंगे, इसको यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -16/5, क्लियर है, और इनटू 1 बाई ए, और ए की जगह कितना है 2, इंटू tan इनवर्स x बाई ए, x की जगह कितना है t प्लस 1 और a की जगह 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3, ठीक है ना। i1 i2 के साथ c1 c2 लगाया, i3 के साथ c3 लगा देंगे। अब यहाँ पर t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू क्या माना था tan x बाई 2, और यहाँ 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा फाइनली i3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा अब आपका -8/5 tan इनवर्स, और t का वैल्यू है tan x बाई 2 प्लस 1/2 प्लस c3, ये आपका i3 का मान हो गया। तो i1 i2 और i3 का वैल्यू आपको मिल गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 5 में डाल देंगे i1 i2 का i3 का मान। तो यहां लिख दीजिएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा i1 का वैल्यू कहां निकाला था, ये था आपका, तो ये हो गया 6x बाई 5 प्लस i2, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लिख देंगे। i2 का मान कहां निकाला था, यहां पर, और ये कितना है 3/5 log sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है, और प्लस नीचे लिखते हैं प्लस i3, और i3 का मान कितना है, तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/3 tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1/2, है ना, ये है आपका i3 का मान, और प्लस 3 कांस्टेंट है, i1 का कांस्टेंट है c1, i2 का है c2 और i3 का है c3, क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसको मिटा देते हैं नीचे, क्योंकि अब हम लोग रिजल्ट के पास आ गए हैं। सो गाइज यहां पर ये जो तीनों है इसको आप जो है लेट कर लीजिए, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, है ना, तीनों कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 के लिए c मान दिया। तो फाइनली आपको जो मिला, सो गाइज फाइनली वी विल गेट i इज इक्वल टू, finally we will get I is equal to 6x by 5 plus 3/5 log sin x plus 2 cos x plus 3 प्लस माइनस हो जाएगा 8/3 tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1/2 प्लस सी, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया जो गिवन इंटीग्रल था, समझ गए। तो इस प्रकार से जब भी आपका क्वेश्चन जो है टाइप 12 के फॉर्म में होगा तो आप इसी प्रकार से आप धीरे धीरे आराम से समझते हुए उसको बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी बनता है, मतलब बड़ा बनता है, क्योंकि इसमें 3-4 फॉर्म आ जाते हैं इंटीग्रल्स के, समझ गए, और 3-4 इंटीग्रल्स में आगे चल के ये डिवाइड हो जाता है, तो डेफिनेटली उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है बच्चा, इसी टाइप के साथ टाइप 12 के साथ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपका समाप्त हो गया। ओके गाइस, तो आज यहीं तक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की समाप्ति हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए।